पोते पोतियों खिलाने की उम्र में इश्क हो जाए, ऐसा देखने को कम ही मिलता है। लेकिन अमरनाथ की जिंदगी तो फिर से मुस्कुराना चाहती थी। ओल्ड एज होम के बरामदे की सीढ़ियों पर बैठे अमरनाथ जी सुबह का अखबार पढ़ रहे थे। घर के बंटवारे के बाद दोनों बेटों और बहुओं के बीच अमर को लेकर झगड़े होते रहते थे, जिन्हें देखते हुए अमर ने खुद ही ओल्ड एज होम आने का मन बना लिया। यहाँ उन्हें अपने पुराने दोस्त भी मिल गए थे। जब घर से निकले तो हाथ में सिर्फ एक बैग था, जिसमें कुछ कपड़े और कुछ जरूरी सामान था। बेटे बहू ने रोका तक नहीं, और इस बात से आहत होकर अमर ने घर वापस ना आने का मन बना लिया। पिछले 6 महीनों से वह वहीं ओल्ड एज होम में रह रहे थे। खुश थे, लेकिन मन में अभी भी एक खालीपन था। अमर के साथ यहाँ 11 लोग और थे। सभी अपने बच्चों से आहत होकर यहाँ आए हुए थे। इसी ओल्ड एज होम से जुड़कर एक और ओल्ड एज होम था, जिसमें बुजुर्ग महिलाएं थीं। दोनों एक ही घर में बने थे, जिन्हें एक शादीशुदा दंपति जो कि अनाथ थे वह संभाल रहे थे। अब अखबार में छपी नकारात्मक घटनाएं पढ़कर अमर का मन कुंठित हो उठा। उसने अखबार बंद कर दिया और उठकर जाने लगा। तभी दरवाजे पर गाड़ी के रुकने की आवाज आई। अमर पलटा और आंखों पर नजर का चश्मा लगाकर देखने लगा। फीके रंग की साड़ी पहने कोई बुजुर्ग महिला गाड़ी से नीचे उतरी, लेकिन अमर उसका चेहरा नहीं देख पाया। उसने देखा महिला के सामने खड़ा लड़का महिला को कुछ समझा रहा था, और वह बस हाँ में अपनी गर्दन हिलाई जा रही थी। कुछ देर के बाद लड़के ने उस महिला को एक बैग थमाया और गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। महिला अंदर आई और जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे देखकर अमर का दिल धड़कने लगा। आंखें भय और पीड़ा से भर आई। वह एकटक सामने से आती महिला को देखता रहा। 40 साल बाद वह उसके सामने इन हालातों में होगी, ऐसा अमर ने सोचा नहीं था। जैसे ही महिला अमर के सामने आई, अमर ने कांपते हुए स्वर में कहा, सुमी, तुम यहाँ? महिला ने अमर की ओर देखा। उस आवाज को वह बखूबी पहचानती थी। उसकी आंखों में पीड़ा के भाव उभर आए और वह बिना अमर से कुछ कहे महिला विवाह की तरफ चली गई। अमर उसे जाते हुए देखता रहा। तभी पीछे से आकर जगन्नाथ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या बात है अमर, ऐसे क्यों खड़े हो? कौन है वो महिला? होम में नई आई लगती है। अमर ने अपनी दर्द और पीड़ा को आंखों में समेट लिया और कहा, हाँ जगन्नाथ, आज एक बार फिर ममता अपने बच्चों पर बोझ बन यहाँ धकेल दी गई। अब अमर अंदर चला गया। सुमी यानी कि सुमित्रा वर्मा, जिसे अमर जानता था, उसे आज इस हालत में देखकर काफी परेशान था। उसके मन में सवालों का अंबार लग गया, लेकिन कैसे पूछे? सुमी ने तो उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया था। अपने कमरे में आकर वह यहाँ से वहां चक्कर काटने लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। दिमाग में सैकड़ों सवाल आ रहे थे और सीने में एक पीड़ा का एहसास हो रहा था, जिसे अमर खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। अब थक हार कर वह बिस्तर पर बैठ गया और बड़बड़ाने लगा, सुमी यहाँ क्या कर रही है? उसने कहा था कि शादी के बाद वह हमेशा खुश रहेगी, फिर आज इन हालातों में वो यहाँ कैसे? उसके पति, बच्चे, घर बार, आखिर इन सबके होते हुए वो अकेले, वो भी ओल्ड एज होम में। बीते 40 सालों में ऐसा क्या हुआ होगा सुमी के साथ? उसने कभी बताया तो नहीं। ना जाने क्या क्या हुआ होगा, किन परेशानियों से गुजरी होगी वो। छी, मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। आखिर इतने सालों में मैंने उसके बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं की। अमर की पीड़ा अब गुस्से में बदल चुकी थी। अमर उठा और अलमारी में रखे अपने बैग को बाहर निकालकर बिस्तर पर रखा। बैग में रखे कपड़े और सामान निकालकर बाहर फेंकने लगे और जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। आखिर में एक किताब मिली। अमर ने जल्दी से उस किताब को खोला और पन्ने पलटने लगा। पन्नों के बीच रखी तस्वीर निकालकर देखने लगा। पीले रंग के सूट में लाल फूलों वाला दुपट्टा लगाए एक 20-22 साल की लड़की की तस्वीर थी, जिसमें उसकी मुस्कान उस तस्वीर को और आकर्षण बना रही थी। अमर अपलक उस तस्वीर को देखता रहा और धीरे से कहा, ये तस्वीर तुम्हारी तरफ से दिया आखिरी तोहफा था सुमी। जब तुमने कहा था कि इस जिंदगी में हम फिर मिलेंगे, लेकिन तुमसे दोबारा मुलाकात इस तरह इन हालातों में होगी, मैंने सोचा नहीं था। अमर काफी देर उस तस्वीर को हाथ में लिए खड़े रहे। कुछ देर के बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई और वहां जगन्नाथ खड़ा था। उसने कहा,
क्यों भाई अमर, आज नाश्ता नहीं करना? चलो सब आ चुके हैं। जगन्नाथ की बात सुनकर अमर अपने वर्तमान में लौट आया और तस्वीर को वापस किताब में रख दिया और जगन्नाथ के साथ कमरे से बाहर चला आया। हॉल में सभी बुजुर्ग और महिला बुजुर्ग शामिल थे। वहीं वह दंपति अनुज और सुनिधि थे। सभी अपना अपना नाश्ता लेकर बैठ गए। अमर भी अपनी प्लेट लेकर गए, लेकिन उसकी कमजोर आंखें सामने बैठी महिलाओं में सुम्मी को ढूंढ रही थी, पर वो वहां नहीं थी। अमर को चुपचाप देखकर जगन्नाथ ने कहा, अरे भाई खाओ, सुबह से कहाँ खोए हो? तो अमर हम कहते हुए खाना खाने लगा। अब अनुज ने देखा कि सुमित्रा वहां नहीं है, तो उसने सुनिधि से कहा, सुनिधि, आज सुबह तो माता जी आई थी, वो कहाँ यहाँ नहीं है? तो सुनिधि ने उदास होकर कहा, अनुज वे थोड़ा परेशान है, उन्हें यह समझने में थोड़ा वक्त लगेगा कि अब वो इस ओल्ड एज होम का हिस्सा है। उनके बच्चों ने उसके साथ जो भी किया उससे उनका मन काफी आहत है। तभी अनुज ने कहा, तुम उनका ख्याल रखो, मैं सुनील रसोइयों से कहकर उनके लिए नाश्ता उसके कमरे में भिजवा देता हूँ। तो सुनिधि बोले, उसकी जरूरत नहीं है अनुज, मैं ले जाऊंगी। सुनिधि ने कहा और नाश्ता लेकर वहां से चली गई। नाश्ता करने के बाद अमर बरामदे में आया। उसने महिला विभाग की ओर नजर दौड़ाई। सुमी उसे नहीं दिखी। उसने इधर उधर देखा तो पाया बगीचे में बनी बेंच पर सुमी खामोश सी बैठी थी। उसकी उदास आंखें और मुरझाया चेहरा बयां कर रहा था उसकी उदासी। अब अमर के कदम उस ओर बढ़ गए। वह बगीचे में आया और बेंच के दूसरे किनारे पर बैठ गया। सुमी अब भी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे अमर के आने का एहसास तक नहीं हुआ था। अमर काफी देर खामोश बैठा रहा और फिर हिम्मत करके कहा, सुमी, मैं अमर, मुझे पहचाना नहीं क्या? अमर की आवाज सुनकर सुमी ने उसकी ओर देखा, लेकिन खामोश रही। उसकी खामोशी अमर को एक टिस पहुंचा रही थी। उसने सुमी को देखा। चेहरे पर अब पहले जैसा नूर नहीं था, ना आंखों में पहले जैसी चमक थी। फूलों सा नाजुक सा चेहरा झुर्रियों से फीका पड़ चुका था। गले की हड्डियां बाहर झांकने लगी थी। हाथ कमजोर पड़ चुके थे। बालों से सफेदी जड़ रही थी। अमर को अपनी ओर देखता पाकर सुम्मी वहां से उठकर जाने लगी। कुछ कदम चली और रुक गई। शायद कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जबान ने उसका साथ नहीं दिया। अमर बेंच से उठा और कहा, मैं जानता हूँ तुमने मुझे पहचान लिया। क्या अब मैं जान सकता हूँ कि तुम यहाँ इस हाल में कैसे? तभी सुम्मी ने पहली बार मुंह खोला और बोली, कुछ सवालों के जवाब नहीं हुआ करते अमर। मुझे नहीं पता था मेरी किस्मत में तुमसे फिर से मिलना लिखा होगा। अमर को इतने सालों के बाद सुम्मी की बात सुनकर एक खुशी का एहसास हुआ। तभी अमर ने धीरे से कहा, क्या मेरा तुम पर अब कोई हक नहीं है? तो सुम्मी बोले, वो सब हक 40 साल पहले ही दफन हो चुके हैं। अमर, इस बेदर्द जिंदगी के कुछ साल और बचे हैं, इसमें अब और दर्द नहीं चाहती। अब उसकी आवाज भर आई और वह बिना अमर की बातें सुने वहां से चली आई। सुमित्रा के जाने के बाद उसे जाते हुए देखता रहा, फिर वापस अपने कमरे में चला आया। मन में उथल पुथल सी थी। सुमी का उससे इस तरह बात करना उसे समझ में नहीं आ रहा था, जबकि आखिरी मुलाकात में सुम्मी ने ही कहा था कि जिंदगी में अगर कभी किसी मोड़ पर सामना हुआ तो हम अच्छे दोस्तों की तरह मिलेंगे। अब अमर बेचैनी से कमरे में यहाँ से वहां घूमने लगा कि सामने पड़ी कुर्सी से उसका पैर टकराया और उस पर रखा उसका चश्मा नीचे गिरा, जिसमें दरार आ गई। अमर ने उसे उठाया तो चश्मे का पुराना शीशा चरमराकर गिर गया। अमर उसे देखने लगा। ये काफी पुराना चश्मा था उसके पास, लेकिन आज ये भी जवाब दे गया। उन्होंने टुकड़ों को उठाया और जोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी उधर से गुजरते हुए अनुज ने देखा तो उनकी ओर चला आया और उसके हाथ में टूटा हुआ चश्मा देकर कहा, अरे अमर अंकल, लाइए मुझे, मैं बाहर ही जा रहा हूँ, ठीक करवा देता हूँ। तो अमर बोले, नहीं बेटा, ये ठीक है, मैं इसे जोड़ लेता हूँ। ये सुनकर अनुज बोला, अरे अंकल, ये कैसे जुड़ेगा? इसके एक साइड का शीशा तो पूरा खराब हो चुका है और दूसरा टूट गया है। मैं सुनिधि की दवाइयाँ लेने बाहर जा रहा हूँ, लाइए मैं सही करवा देता हूँ। अनुज ने अपने पन से चश्मा को लेकर देते हुए कहा। तो अमर बोला, नहीं बेटा, तुम खामखा परेशान हो रही हो, फिजूल खर्ची होगी। तो अनुज कहता है, लो, इसमें कैसी फिजूल खर्ची? आप कोई पराई थोड़ी ना हो। अगर आपने अब ना कहा तो मैं बुरा मान जाऊंगा। अनुज ने कहा। तो अमर मुस्कुरा उठा
और हामी भर दी। अनुज चश्मा लेकर वहां से चला गया। अमर बाहर बरामदे की सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। उसे कुछ महीनों पहले की घटना याद आ गई। कुछ काम करते हुए अमर ने चश्मा उतार कर बिस्तर पर रखा और अपना काम करने लगा। तभी उसका 10 साल का पोता भागते हुए आया और बिस्तर पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर चढ़ा, वहां रखे अमर के चश्मे पर पोते का पैर पड़ गया और चश्मे का शीशा टूट गया। यह देखते ही पोते ने घबरा कर कहा, आई एम सॉरी दादाजी, प्लीज मम्मी पापा को मत बताइएगा, वरना वो मुझे बहुत डांटेंगे। प्लीज दादाजी प्लीज। तो अमर ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, नहीं कहूंगा, जाओ खेलो। बच्चा वहां से चला गया। अमर ने चश्मे को देखा तो वो टूट गया था। उसने उसे साइड में रख दिया। अगले दिन जब अमर का बेटा विकास ऑफिस जा रहा था तो अमर ने उसे चश्मा देते हुए कहा, बेटा ये चश्मा जरा टूट गया है, इसे ठीक करवा दोगे? विकास जो कि पहले ही झुंझलाया हुआ था, उसने कहा कि मैं ऑफिस का काम करूं या आपका चश्मा ठीक करवाता फिरूं? आप तो दिन भर में पड़े रहते हैं, मुझे दिन में न जाने कितने ही लोगों से मिलना जुलना लगा रहता है। तभी अमर बोले, समझ सकता हूँ बेटा, लेकिन क्या करूं, चश्मा के बिना अखबार में छपे बारीक अक्षर दिखाई नहीं देते। अमर ने धीरे से कहा। तभी विकास चीख पड़ा, 2-4 दिन अखबार नहीं पढ़ोगे तो कौन सा कुछ हो जाएगा? सुबह सुबह दिमाग मत खराब कीजिए, ये रोज का है आपका, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए। अभी पिछले महीने मैंने आपको नए चप्पल लेकर दिए थे, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? कुछ दिन काम चला लीजिए, फिर बनवा दूंगा नया चश्मा, विकास ने गुस्से से कहा और वहां से चला गया। अमर की आंखों में नमी तैर गई। जिस बच्चे की जरूरतें और ख्वाहिशें पूरी करते वक्त अमर ने कभी बजट नहीं देखा, आज वही बेटा उन्हें पैसे की अहमियत समझा रहा था। अमर चुपचाप वापस अपने कमरे में चले आए और चश्मे को देखने लगे। कुछ देर के बाद उनका पोता दौड़ता हुआ आया और ग्लू की बोतल देकर कहा, ये लीजिए दादाजी, इससे आपका चश्मा वापस चिपक जाएगा। बच्चे की बात सुनकर अमर मुस्कुरा दिया और चश्मे को चिपकाने लगा। उससे वह काम चलाऊ तो बन ही गया था, लेकिन उसके बाद न कभी अमर ने चश्मे का जिक्र किया, न ही विकास ने वह चश्मा ठीक करवाया। अमर ने एक टुकड़ा मिठाई का उठाया और कहा, ये किस खुशी में मोहन राव? तो मोहन बोला, अरे भाई, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, अभी अभी घर का नौकर मिठाई देकर गया है, भगवान उसे लंबी उम्र दे, मोहन राव ने बगल में बैठते हुए कहा। अमर ने सुना तो गुस्से से उनकी भवें तन गई। उसने कहा, जिस बेटे ने तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, उस बेटे के जन्म की खुशियां मना रहे हो तुम? तो मोहन राव मुस्कुराया और कहा, क्या फर्क पड़ता है अमरनाथ, आखिर है तो अपने ही बच्चे, तुम मिठाई खाओ। तभी अमर बोला, क्यों फर्क नहीं पड़ता मोहन राव, आज के दिन भी वह तुमसे मिलने नहीं आया, वह नौकर के हाथ मिठाई का डब्बा भेज दिया। कैसा जमाना आ गया है, जिम्मेदारियों को बच्चे अब बोझ समझने लगे हैं। क्या उनके पास हमसे मिलने को 5 मिनट भी नहीं है? अमर के होठ गुस्से से कांप रहे थे। ये देखकर मोहन राव ने भावुक होकर कहा, गुस्सा मत करो अमरनाथ, उसने याद रखा इतना ही काफी है, अपनी ही औलाद से भला कैसी नफरत। तभी अमर ने मिठाई का टुकड़ा वापस डिब्बे में रखा और उठकर वहां से जाने लगा। जाते जाते रुका और पलट कर कहा, ऐसी औलाद से तो अच्छा है हम बेऔलाद रहते। अब अमर वहां से चला गया। कुछ ही दूर खड़ी सुमित्रा खामोशी से सब देख रही थी। मोहन राव ने जाते हुए अमर को देखा और फिर खुशी खुशी सबको मिठाई खिलाने लगा। ऐसा ही था ये ओल्ड एज होम, जहाँ बच्चों के बुरे व्यवहार के बाद ये बुजुर्ग उनकी सलामती की दुआ कर रहे थे। और उधर सुमित्रा अपने कमरे में चली आई। उसके कमरे में राधा और स्वरूपा नाम की 2 औरतें और थी। सुमित्रा खामोशी से आकर अपने बिस्तर पर बैठ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। बाहर सड़क पर एक ठेले वाला कांच की चूड़ियां बेच रहा था। उन रंग बिरंगी चूड़ियों को देखकर सुमित्रा का मन अतीत में भटकने लगा। अब सुमित्रा अपने हाथ में कांच की चूड़ियां पहनने आई। अपने दोनों हाथों को अमर के सामने करते हुए कहा, कैसी है मेरी चूड़ियां? तो अमर ने बेचैनी से कहा, सुमी, ये कांच की चूड़ियां क्यों पहनती हो? किसी दिन तुम्हारे हाथ को घायल कर देगी ये। अरे, ये मैं इसलिए पहनती हूँ क्योंकि ये बहुत प्यारी आवाज करती है, सुमित्रा ने अपने दोनों हाथों की चूड़ियों को बजाकर कहा। अमर ने उसके दोनों हाथों को थाम लिया और कहा, लेकिन ये तो सिर्फ कांच की चूड़ियां हैं, हमारी शादी के बाद मैं तुम्हें सोने की चूड़ियां बनवा कर दूंगा, जो कि आवाज भी करेगी और तुम्हारे हाथों को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। तो सुमित्रा ने आंखों में चमक भरते हुए कहा, क्या सच में दिलाओगे? तो अमर कहता है, हाँ सच में,
बस कल से तुम ये कांच की चूड़ियां मत पहनना। अच्छा तो फिर कर लो शादी और पहना दो सोने के कंगन, सुमित्रा ने कहा और वहां से भाग गई। अब चूड़ी वाले की बात कानों में पड़ी तो सुमित्रा की तंद्रा टूटी और सहसा ही उसका ध्यान अपने हाथ पर गया जिसमें कुछ कांच वाली चूड़ियां थी जिनका रंग फीका पड़ चुका था। उन चूड़ियों को देखते ही मन फिर अतीत में भटक गया। पति की मौत के कुछ दिन बाद उसके हाथों में सोने के कंगन देखकर उसकी बहू ने कहा, माँ जी इस उम्र में ये कंगन आपके हाथों में शोभा नहीं देते, आप इन्हें निकाल कर कुछ सिंपल चूड़ियां पहन लीजिए। बहू के कहने पर सुमित्रा ने वो कंगन निकाल दी, लेकिन सिंपल चूड़ियों के नाम पर उसे ये कांच की चूड़ियां मिली जो आज भी इन हाथों में ही थी। उसकी आंखों में आंसू बह आए। चूड़ी वाले की आवाज उसके कानों को पीड़ा पहुंचा रही थी। उसने आंसू पोंछे और खिड़की बंद कर दी। अमर और सुमित्रा दोनों की जिंदगी में दर्द था, लेकिन दोनों एक दूसरे के दर्द से अनजान थे। सिर्फ अमर सुमित्रा ही क्या, बल्कि उस ओल्ड एज होम में रहने वाले सभी लोगों की कोई ना कोई कहानी थी जिसके चलते वे सब यहाँ थे। पुरुष विभाग में 12 लोग थे और महिला विभाग में 9 महिलाएं। इन सबकी अपनी अपनी दर्द भरी कहानियां थी। अपनी उन कड़वी यादों को भुलाकर सभी यहाँ अपनी बची खुची जिंदगी जी रहे थे। कुछ यहाँ खुश थे तो कुछ अभी भी अपने बच्चों के बारे में परेशान थे। उन्हीं में से 2 लोग थे जो एक दूसरे को वहां देखकर हैरान थे और वो थे अमर और सुमित्रा। दोपहर के खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में सुस्ताने लगे। अमर के कमरे में मोहन राव और जगन्नाथ थे। अमर को खोया हुआ देखकर मोहन ने कहा, क्यों भाई अमर, सुबह से कहाँ खोए हो? तो अमर ने कोई जवाब नहीं दिया। मोहन ने जगन्नाथ की ओर देखा तो उसने कंधे उचका दिए। मोहन राव बड़ा ही खुश मिजाज इंसान था। उसने आगे कहा, लगता है अपनी किसी महिला मित्र के ख्यालों में खोए हुए हो। इस उम्र में ये सब शोभा कहाँ देता है अमरनाथ। मोहन राव की बात सुनकर जगन्नाथ हंसने लगा। अमर भी मुस्कुरा दिया और उठकर बाहर आंगन में चला आया। आंगन में पंछियों को देखकर उन्होंने पास ही बड़े बर्तन से अनाज उठाकर उनके बीज डाल दिए। पंछियों की मधुर आवाज ने उनकी बेचैनी को थोड़ा कम किया तो वह वहीं कुर्सी पर आकर बैठ गया और उन्हें देखने लगा। तभी उसका ध्यान पास ही एक पंछी पर गया जिसका एक पैर धागे में उलझ गया था और वह उससे छूटने की कोशिश कर रहा था। अमर उठा और पंछी के पास आया और बड़े आराम से उसके पैर में फंसा धागा निकालने लगा। धागा निकालकर उन्होंने उसे आसमान में उड़ा दिया। जैसे पंछी आसमान में उड़ा, अमर की यादें उसे 40 साल पीछे ले गई। अपने फूलों की दुकान पर बैठा अमर फूलों पर पानी छिड़क रहा था। पीछे पिंजरे में बंद तोता बार बार आवाज कर रहा था जिसे अमर की माँ ने पकड़ा था और अब अच्छी कीमत पर उसे बेचने वाली थी। उसकी आवाज सुनकर अमर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कैद होने का दर्द था जिसे देखकर अमर पिघल गया। उसने पिंजरा खोला और उसे बाहर निकालकर आसमान में उड़ा दिया। जैसे तोता हवा में उड़ा, पीछे से अमर की माँ चिल्लाई, ये क्या किया तूने? उसे आजाद कर दिया, उससे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हमें। तो अमर कहता है, माफ करना माँ, उसकी जान पैसे से ज्यादा कीमती है। इसे खरीदने वाला या तो इसे हमेशा के लिए पिंजरे में बंद रखता या फिर इसे पकाकर खा जाता, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन बेटा पैसे? अब माँ कहते कहते रुक गई। तो अमर कहता है, कोई बात नहीं माँ, पैसे हम और कमा लेंगे। आओ दुकान में चलते हैं, आज सोमवार है, दर्शनार्थी आएंगे और ज्यादा फूल बिकेंगे। अमर ने कहा और माँ के साथ अपनी दुकान पर आ गया। गोरखपुर में एक छोटे से गांव में अमर अपनी माँ के साथ रहता था। बाप का साया सर से बचपन से ही उठ गया था। तब से उसकी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। गांव में करने को कुछ नहीं था, इसलिए अमर ने कालिका मंदिर के पास फूलों और पूजा के सामान की दुकान खोली जिससे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता था। दोनों माँ बेटे खुश थे। दुकान पर लोग आने लगे। अमर उन्हें फूल पूजा का सामान देने लगा। जिससे ही आज दर्शन करने वाले लोग ज्यादा थे, इसलिए दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। कुछ देर के बाद नरेंद्र वर्मा अपनी पत्नी और बेटी के साथ फूल लेने अमर की दुकान पर आए। जैसे ही अमर की नजर लड़की पर गई, वह उसे देखता ही रह गया। सुंदर नैन नक्श, गोरा रंग, काली आंखें और ललाट पर एक लाल बिंदी। सादगी में वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। तभी माँ ने देखा अमर खोया हुआ है तो उसे कंधों से गौर कर कहा, क्या देख रहे, फूल दे उन्हें। यह देखकर लड़की मुस्कुराने लगी। अमर ने खिसियाकर सामान बांधा और नरेंद्र की ओर बढ़ा दिया।
पैसे देकर नरेंद्र अपनी पत्नी और बेटी के साथ वहां से चले गए। अमर उन्हें जाते हुए देखता रहा। लड़की का चेहरा बार बार उसकी आंखों में आता रहा। सारा दिन वह उसी के बारे में सोचता रहा। रात के ठीक से सो भी नहीं पाया और उठकर बैठ गया। अगली सुबह अमर जल्दी ही दुकान पर चला आया और उस लड़की का इंतजार करने लगा, लेकिन लड़की नहीं आई। अब हर रोज अमर उसका इंतजार करता, पर लड़की नहीं आई। बेचैन सा वह रास्ता निहारता रहा। अगले दिन सोमवार था। अब तक अमर उम्मीद छोड़ चुका था। बेमन से वह फूल पर पानी छिड़क रहा था। तभी उसकी मीठी सी आवाज उसके कानों में पड़ी, कुछ ताजा फूल और पूजा का सामान दे दीजिए। अमर ने सामने देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। सामने वही लड़की खड़ी थी। वह एक बार फिर उसकी आंखों में खो गया। कुछ देर के बाद लड़की ने कहा, पूजा का सामान? अरे हाँ हाँ, 1 मिनट में देता हूँ, अमर ने हकलाते हुए कहा। लड़की से नजर बचाकर वह सामान बांधने लगा। बीच बीच में वह लड़की की ओर देख भी लेता था और लड़की उसे। अब लड़की ने पैसे दिए और वहां सामान लेकर वहां से चली गई। अमर का चेहरा खुशी से खिल उठा। अब उसे हर रोज सोमवार का इंतजार रहने लगा। बाकी के 6 दिन उसे नागवार गुजरने लगे। महीनों निकल गए। हर सोमवार लड़की उसकी दुकान पर आती और पूजा का सामान लेकर चली जाती। इसके अलावा दोनों में ना कोई बात होती थी, ना ही वह मिलते। नजर बचाकर बस एक दूसरे को देख लेते। दोनों के बीच एक अनजान सा रिश्ता बन चुका था। एक सोमवार की सुबह अमर ने अच्छे अच्छे फूल निकाल कर अलग रख दिए ताकि उस लड़की को दे सके। उसकी माँ जैसे उन्हें उठाने लगी, अमर ने टोकते हुए कहा, अरे माँ, माँ ये सामान उस लड़की का है। तो उसकी माँ बोली, किस लड़की का? तभी अमर हकलाते हुए कहते हैं, अरे उसी का जो हर सोमवार यहाँ से फूल लेती है। तो उसकी माँ कहती है, यहाँ से तो कई लोग फूल लेते हैं, ये किसका है? अरे माँ, जो अकेले आती है, वही लड़की। बेटा उसका कोई नाम तो होगा ना? अमर सोच में पड़ गया। इतने दिनों में उसने कभी उस लड़की का नाम जानने की कोशिश भी नहीं की। वह मुस्कुरा उठा और कहा, नाम नहीं पता, पर रहने दो, तुम दूसरे फूल चुन लो। माँ उन्हें छोड़कर दूसरे फूल चुनने लगी। कुछ देर के बाद वह लड़की आई। अमर ने उसे हमेशा की तरह सामान दिया। लड़की पैसे देकर जाने लगी तो अमर ने हिम्मत करके कहा, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने बिना पीछे पलटे कहा, नाम जानना हो तो आज शाम 5 बजे मंदिर के पीछे वाली नदी पर मिलना। अब लड़की वहां से चली गई। अमर मुस्कुराते हुए उसे जाता देखता रहा। शाम के 5 बजे अमर नदी किनारे पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह वहां पड़ी एक चट्टान पर बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगा। लड़की नहीं आई। अमर ने कुछ कंकर हाथ में उठाए, उन्हें नदी में फेंकने लगा। कुछ देर के बाद लड़की वहां आई। उसे देखते ही अमर का चेहरा खिल उठा और धड़कने सामान्य से तेज, जिन्हें सामान्य करके अमर ने कहा, तुमने आने में इतनी देर क्यों की? तो लड़की ने अपनी मीठी सी आवाज में कहा, पिताजी घर पर थे, बड़ी मुश्किल से निकल कर आई। तभी अमर ने कहा, अच्छा, अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? सुमित्रा। सुमित्रा नाम है मेरा। और तुम्हारा? लड़की ने अपनी पलकें झपकाकर कहा। तभी अमर उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, मेरा नाम अमर है, पहले तुम्हें कभी इस गांव में नहीं देखा। अब सुमित्रा कुछ दूर पड़े पत्थर पर आ बैठी और कहा, मैं इस गांव की नहीं हूँ, पड़ोस के गांव से हूँ। तो अमर ने कहा, तुम हर सोमवार मंदिर आती हो, भगवान को बहुत मानती हो क्या? ये सुनते ही सुमित्रा हंस पड़ी और कहा, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आती हूँ, मंदिर तो एक बहाना है तुमसे मिलने का। सुमित्रा की यह बात सुनकर अमर ने कहा, मतलब? तो सुमित्रा कहती है, मतलब ये है कि तुम मुझे अच्छे लगते हो। तुम्हारे प्रति ये भावनाएं कैसी है ये मैं नहीं जानती, पर तुम्हें ना देखूं तो एक बेचैनी सी रहती है। कई महीनों से तुम्हें देखती आ रही हूँ, पर तुम कभी कुछ कहते नहीं। आज कहा भी तो क्या? मेरा नाम पूछा? बुद्धू। ये कहते हुए सुमित्रा हंस पड़ी। हंसते हुए वह बड़ी प्यारी लग रही थी। अमर उसे एकटक देखता रहा। तो सुमित्रा ने कहा, जब से आई हूँ मैं ही कुछ ना कुछ बोले जा रही हूँ, तुम भी तो कुछ बोलो ना। तभी अमर कहता है, मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, लेकिन कहीं मेरी किसी बात से तुम्हारा मन आहत ना हो, इसीलिए यह सोचकर कभी कुछ कहा नहीं। आज तुमने कहा तो भरोसा करके चलाया। तो सुमित्रा कहती है, तुम्हारी सादगी और तुम्हारा भोलापन इतना बहा गया है कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? उसने अपनी आंखें झपकते हुए कहा। तभी अमर कहता है, नहीं, इसमें गलत कैसा? किसी को पसंद करना भला कहाँ गलत होता है? वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो उसने अपनी चूड़ियों को आगे पीछे करते हुए कहा, माँ, पिताजी, 2 बड़े भाई और मैं।
और तुम्हारे घर में? अब अमर ने उदास होकर कहा, मेरे घर में सिर्फ माँ और मैं। पिताजी सालों पहले गुजर गए। उसे उदास देखकर सुमित्रा भी उदास हो गई। दोनों वहीं खामोश बैठे नदी के पानी को देखते रहे। कुछ देर के बाद दूर से एक लड़की ने सुमित्रा को आवाज दी और चलने का इशारा किया। सुमित्रा उठी और अमर से कहा, अब मुझे जाना होगा। तो अमर ने कहा, फिर कब आओगी? तो सुमित्रा ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम बुलाओगे। आज से हम दोस्त हैं। तो अमर कहता, ठीक है, ध्यान से जाना। अमर ने कहा तो सुमित्रा जाने के लिए आगे बढ़ी। तभी अमर ने उसे आवाज दी, सुनो। ये सुनकर वह लड़की पलटी और कहा, हाँ। तभी अमर ने कहा, आज से मैं तुम्हें सुम्मी कहकर बुलाऊंगा, ठीक है? उसने कहा और वहां से चली गई। अमर वहीं खड़ा उसे देखता रहा। अमर, अमरनाथ। आवाज कानों में पड़ी तो अमर वर्तमान में लौटा और देखा कि सामने खड़े मोहन राव उसे आवाज दे रहे हैं। अमर उसके पास आया और कहा, क्या बात है मोहन? मोहन राव ने एक रुकी सी सांस ली और कहा, बाहर तुम्हारा बेटा तुम्हें लेने आया है। अमर ने जब सुना कि उसका बेटा उसे लेने आया है तो उसे गुस्से के साथ हैरानी भी हुई। वह अनुज के ऑफिस नुमा कमरे में आया और वहां अपने दोनों बेटों को एक साथ देखकर चौंके। उन्हें देखते ही अनुज ने कहा, अमर अंकल, आपके बेटे आपसे मिलने आए हैं। आप बैठिए, मैं आप सबके लिए चाय भिजवाता हूँ। ये सुनकर अमर ने गुस्से से कहा, उसकी जरूरत नहीं है अनुज, इनसे कहो कि यहाँ से चले जाए। तभी एक आवाज आई, लेकिन क्यों पापा? मैंने और भैया ने एक नई कंपनी खोली है। उसी की खुशी में शाम को घर पर पार्टी है। सभी मेहमान आएंगे। आप वहां होंगे तो अच्छा लगेगा। अमर के छोटे बेटे रवि ने कहा। तभी अमर कहता, ओ, मेहमानों के बीच तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो, इसलिए आज बाप की याद आ गई। तो बड़ा बेटा विकास कहता, ऐसी बात नहीं है पापा, सब आपसे मिलना तो चाहेंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? चलिए, आप चाहे तो कल सुबह ही यहाँ वापस आ जाना। तो अमर कहता है, कितने स्वार्थी हो चुके हो तुम लोग। नहीं जाना मुझे, अब यही मेरा घर है और यही मेरे अपने। अमर ने कहा और कमरे से बाहर निकल गए। गुस्सा इतना आ रहा था कि अभी के अभी दोनों को धक्के मारकर यहाँ से निकाल दे, वैसे ही जैसे उन्हें निकाला गया अपने ही घर से। लेकिन अमर ऐसा नहीं कर सका। विकास और रवि ने अनुज से रिक्वेस्ट की कि वो अमर को समझाए, लेकिन अमर ने किसी की नहीं सुनी। रवि निराश निराश रवि और विकास अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए। तभी विकास ने स्टेयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा, पापा ने तो हमें बेइज्जत करने की ठान ली है। कितना कहा लेकिन देखो, वे आने को तैयार नहीं है। तो रवि कहता है, हाँ भैया, आखिर ऐसा क्या कर दिया हमने उनके साथ? यहाँ आने का फैसला भी उनका ही था, फिर वो ऐसा क्यों करे हैं? तो विकास ने सोचते हुए कहा, कुछ भी हो रवि, लेकिन हमें उन्हें आज की पार्टी में लाना ही होगा, वरना मिस्टर मित्तल से हमें वो डील कैसे मिलेगी? तो रवि कहता है, लेकिन कैसे, क्या करें? तभी विकास कहता है, घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। कहकर विकास ने सामने पड़ी पानी की बोतल से पानी निकाला और अपनी आंखों को भिगो लिया। उसने बोतल रवि की ओर बढ़ाकर कहा, ये ले, तू भी आंखें गीली कर ले और चल मेरे साथ। लेकिन इससे क्या होगा? रवि ने आंखों में पानी मारते हुए कहा। तभी विकास ने गाड़ी से नीचे उतरते हुए कहा, दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं जो बच्चों के आंसू देखकर ना पिघले। ये कहकर वो रवि के साथ एक बार फिर ओल्ड एज होम चला आया। अमर उस वक्त पौधों में पानी दे रहे थे। विकास और रवि उनके पास आए और दुखी स्वर में कहने लगे, चलिए ना पापा, बच्चों से हमने प्रॉमिस किया है कि आपको साथ लेकर आएंगे। आप नहीं चलेंगे तो वे लोग दुखी होंगे। उनके मुंह से बच्चों का नाम सुनकर और उनकी आंखों में आंसू देखकर अमर का दिल पिघल गया। लेकिन अभी भी उनके मन में गुस्सा भरा था, इसलिए वह वहां से चले गए। लेकिन सामने से आती सुमित्रा को देखकर रुक गए। तभी सुमित्रा ने दोनों लड़कों के उदास चेहरे को देखकर अमर से कहा, नसीब वाले हो अमर, जो बच्चे लेने आए हैं तुम्हें जाना चाहिए। आज पहली बार था जब सुमित्रा ने खुद अमर से बात की थी। अमर ने अपना मन शांत किया तो महसूस हुआ कि उसे भी बच्चों की याद आ रही है कुछ दिनों से। उसने सुमित्रा की ओर देखकर कहा, अब सुमित्रा वहां से चली गई और अमर अपना झोला लेने अंदर चला गया। कुछ देर के बाद वह अपने एक जोड़ी कपड़े को झोले में डालकर ले आया और विकास रवि के साथ घर के लिए निकल गया। घर पहुंचा तो देखा घर को बहुत सजा रखा है। सारा घर जगमगा रहा था। अमर को देखते ही उनके दोनों पोते और पोतियां दौड़ते हुए उनके पास चले आए। बहुओं ने बेमन से उनके पैर छुए और तैयार होने चली गई। पार्टी शाम को थी।
इसलिए अमर भी बच्चों के साथ उनके कमरे में आया और सुस्ताने लगा। यहाँ आकर बच्चों से मिलकर उसे बहुत खुशी हुई। अमर घर को निहारने लगा। एक एक ईंट लगाकर उसने ये घर बनाया था, लेकिन आज इसी घर पर उसका कोई हक नहीं था। यहाँ आने के बाद बहुओं ने खाना तो दूर पानी तक नहीं पूछा उन्हें। अमर ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस शाम का इंतजार करने लगा। पार्टी में सभी बड़े लोग शामिल हुए। सबने चमचमाते कपड़े पहने थे। इन सबके बीच अमर को अपना सफेद कुर्ता पजामा अजीब लग रहा था, जो कि अब पुराना पुराना हो चुका था। विकास के बॉस जब उनसे मिले तो उन्होंने कहा, क्या ये तुम्हारे पापा हैं? लगता है किसी गरीब खाने से उठकर आए हैं। तो विकास कहता है, दरअसल सर वो पापा जमीन से जुड़े आदमी है ना, इसीलिए इन्हें ऐसे ही रहना पसंद है। मैं तो अक्सर कहता हूँ सोसाइटी के साथ मिलजुल कर रहो, लेकिन ये सुनते ही नहीं है। आइए मैं आपको कुछ और मेहमानों से मिलाता हूँ। कहते हुए विकास उन्हें वहां से ले गया। अमर अपमान का घूंट पीकर रह गया। उस भीड़ में उनका दम घुटने लगा था। वे वहां से साइड में चले आए। पार्टी शुरू हुई तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 11 बज रहे थे, लेकिन खाना शुरू नहीं हुआ था। सभी बस शराब का लुत्फ उठा रहे थे। यहाँ तक कि रवि और विकास की पत्नियां भी ये देखकर अमर को बहुत ठेस पहुंची। भूख से उनकी आंतें कुल बुलाने लगी। उन्होंने एक प्लेट उठाई और उसमें कुछ खाना रखकर सीढ़ियों की साइड में आकर बैठ गए और एक निवाला तोड़कर जैसे उन्होंने मुंह की ओर बढ़ाया, छोटी बहू ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया और रोकते हुए कहा, ये क्या करें आप? मेहमानों ने अभी तक खाना शुरू भी नहीं किया और आप यहाँ बैठ गए। जरा भी शर्म नहीं आई? और आप यहाँ खाने बैठ गए, जरा भी शर्म नहीं आई आप में? थोड़ी देर नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अमर अवाक था। उसने कहा, बहू मुझे भूख लगी है, दोपहर से कुछ नहीं खाया, इसलिए माफ करना। थोड़ी देर में खा लेना जितना खाना है। कहते हुए बहू ने प्लेट छीन ली। अमर उससे कुछ कहते इससे पहले विकास आया और उनकी बाहें पकड़कर कहा, इस पार्टी में क्यों आए? मेरी इतनी बेइज्जती हुई, वहां जानते हैं आप, आपकी तो कोई इज्जत नहीं। कम से कम हमारे बारे में तो थोड़ा ख्याल किया होता। अपने कमरे में जाओ, खाना वहीं भिजवा दूंगा मैं। अब बेबस अमर क्या कहता। उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। जिस खुशी से वह आया था, अब वह खुशी धूमिल हो चुकी थी। बिना कुछ कहे ही वह वहां से बच्चों के कमरे में चला आया। तीनों बच्चे सो चुके थे। अमर आकर बिस्तर पर बैठ गया। मन भारी हो चुका था। उसे बीते वक्त की याद ने घेर लिया। एक चपाती और लीजिए ना। अमर की पत्नी शांति ने थाली में चपाती रखते हुए कहा, अरे नहीं शांति, पेट भर चुका है, तुम भी खाना खा लो, बैठो। अमर ने कहा तो उनकी पत्नी कहती है, आपसे पहले मैं खाना कैसे खा सकती हूँ? आप इस घर के मुखिया हैं, पहले आपको खाना चाहिए और वक्त पर खाना चाहिए। शांति ने पानी का गिलास उनकी ओर बढ़ाकर कहा। तो अमर कहता है, तुम हो ना शांति, वक्त पर खिलाने के लिए। तभी शांति कहती है, ना भी रही तब भी हमारे बच्चे आपको वक्त पर ही खाना खिलाएंगे, और इससे अच्छा। अब अमर वर्तमान में लौट आया। कमरे में इधर उधर नजरें दौड़ाई और देखा तो टेबल पर नजर गई, जहां पानी का जग रखा हुआ था, और अमर ने गिलास में पानी उड़ेला और एक सांस में पी गया। लेकिन पानी से भूख कहाँ मिटती। वे बच्चों के बगल में लेट गए। घंटा बीत गया, लेकिन किसी ने अमर के लिए खाना नहीं भेजा। अमर ने एक बार फिर पानी पीकर भूख मिटानी चाहिए और लेट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और मन ही मन कहा, बच्चे वक्त से खिला रहे हैं शांति। अब अमर उस रात खाली पेट ही सो गया। पार्टी देर रात तक चलती रही और सभी खा पीकर अपने घर चले गए। सुबह अमर जल्दी उठ गया और नहा धोकर बाहर आया। दोनों बेटे बहुओं के साथ नाश्ता कर रहे थे। नौकर ने उनके लिए भी नाश्ता लगा दिया। अमर ने नाश्ता करने से मना कर दिया और कहा, कल रात तुम लोगों ने जो बर्ताव किया है, उसके बाद यहाँ बैठकर खाना मेरे लिए मेरा अपमान है। इससे अच्छा कि तुम लोग मुझे वापस अनाथ आश्रम छोड़ आओ। अमर की बातों से गुस्सा साफ झलक रहा था। तभी विकास ने हाथ पहुंचते हुए कहा, ठीक है पापा, छोड़ आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें आपसे एक छोटा सा काम है, वो कर दीजिए। कैसा काम? अमर की आंखें फैल गई। विकास के इशारे पर रवि कुछ कागज ले आया और अमर को देकर कहा, मैंने और भैया ने ये घर बेचने का फैसला किया है। अब अमर ने जैसे सुना, उसका दिल धक से रह गया। उन्होंने कागज पढ़े और दोनों बेटों की ओर देखकर कहा, ओह, तो इसलिए दोनों को कल अपने बूढ़े बाप पर तरस आ गया था। मैंने ये घर तुम दोनों के नाम करके बहुत बड़ी गलती की है, और आज तुम इसे बेचने की बात कर रहे हो। इस घर की एक एक ईंट
मैंने अपने इन्हीं हाथों से लगाई है। मेरे जीते जी मैं ये कभी नहीं होने दूंगा, समझे तुम लोग? अमर ने ये कहते हुए पेपर दोनों बेटों के मुंह पर दे मारे। अब विकास और रवि का चेहरा तमतमा उठा। विकास ने गुस्से से कहा, आप पागल हो गए हैं क्या? एक डील के बदले हमने ये घर बेचना तय किया है। वैसे भी हम और हमारा परिवार फ्लैट में रहेगा। आखिर रखा क्या है इस घर में? चुपचाप इन कागजात पर साइन कीजिए। तो अमर ने क्रोध भरी नजर से विकास को देखा और कहने लगा, अब तक मैं तुम लोगों की खुशी के लिए चुपचाप सब सुनता रहा, जो तुम लोगों ने चाहा करता रहा, लेकिन अब नहीं। क्या रखा है इस घर में, ये तुम पूछ रहे हो विकास? इस घर से तुम्हारी माँ की यादें जुड़ी हैं, तुम दोनों का बचपन जुड़ा है। इस घर को बनाने संवारने में मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। आज तुम कहते हो इस घर में क्या रखा है? इतने ऊंचे संस्कार तो ना दिए थे मैंने। तभी बड़ी बहू ने कहा, पर पापा, जब माँ ही नहीं रही तो उनकी यादों का क्या? ये सुनकर अमर को पीड़ा हुई तो वह बोल पड़े, क्या अपने माँ बाप के लिए भी तुम्हारे यही विचार है बहू? अब पापा, कहते हुए बड़ी बहू जोर से उन पर चिल्लाई तो अमर गुस्से से कहता है, क्यों बुरा लगा? शांति मेरी पत्नी है, मुझे कितना बुरा लगा होगा, कान खोलकर सुन लो चारों। जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर की एक ईंट तक नहीं हिलेगी, समझे तुम लोग? फिर इसके लिए चाहे मुझे अपनी ही औलाद के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। अमर का गुस्सा देखकर सभी शांत हो गए। अमर ने दीवार पर लगी अपनी पत्नी की तस्वीर को उतारा और लेकर जाने लगे तो पोते पोतियों ने उनके पैरों से लिपट कर रोते हुए कहा, मत जाइए ना दादाजी। उनके आंसू देखकर अमर का दिल भर आया। उन्होंने उनके आंसू पोंछे और कहा, इस घर से मेरा बसेरा कब का उठ चुका है मेरे बच्चों। बस इतना याद रखना, जो तुम्हारे माँ बाप ने किया वो तुम कभी मत करना इनके साथ। अपने दोनों बेटों के लालच को रौंद कर अमर वहां से निकल गया। आंखों में आंसू भर आए। सड़क पर पैदल ही चले आए। वहां वहां से ओल्ड एज होम के लिए बस मिल जाती थी। अमर ने जेब में हाथ डालकर देखा, सिर्फ 50 रुपए का एक फटा पुराना नोट था। किराया 35 रुपए था। अमर ने वहीं पास की दुकान से चाय ली और एक डिब्बा बिस्किट लेकर खाने लगा। बेचारगी और बेबसी के भाव उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद बस आई कुछ देर के बाद बस आई। अमर उसमें चढ़ गया और खाली सीट देकर बैठ गया। कुछ देर के बाद एक महिला अपनी 10 साल की बेटी के साथ आई और अमर की बगल में बैठ गई। अमर खिड़की से बाहर देखने लगा। बस चलती रही। अचानक अमर की नजर बच्ची के हाथों पर गई। उसके हाथ में रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां देखकर अमर अपने अतीत में खो गया। सुमित्रा का इंतजार करते हुए अमर नदी किनारे बेचैनी से टहल रहा था। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और घंटों यहाँ बैठकर बातें किया करते थे। अमर कमाने के लिए शहर जा रहा था। उसे शहर की एक मील में काम जो मिल गया था, लेकिन जाने से पहले वह सुमित्रा से मिलना चाहता था और इसलिए उसका इंतजार कर रहा था। अब अमर को चूड़ियों वाली वही बात याद आ रही थी जो कुछ टाइम पहले सुम्मी को याद आ रही थी। जब अमर सुमित्रा को सोने की चूड़ियां शादी के बाद दिलाने की बात कहता है तो सुमित्रा कहती है, अभी शादी कर लो। ये सुनकर अमर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए ही शहर जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे लायक बन तुम्हारे पिताजी से शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांग सकूं। तुम मेरा इंतजार करोगी ना सुमी? हाँ अमर, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी चलती हूँ, किसी ने देख लिया तो परेशानी हो जाएगी। कहते हुए सुमित्रा वहां से भाग गई। अमर मुस्कुराते उसे देखते रहा। अगले दिन अमर शहर के लिए निकल गया। अब अचानक बस को ब्रेक लगा तो अमर अपने वर्तमान में लौट आया। बच्चे के हाथों में कांच वाली चूड़ियां अभी भी चमक रही थी। अमर ने आंख बंद करके सर सीट से लगा लिया। कुछ देर के बाद बस रुकी और शांति की तस्वीर और अपना सामान संभाले अमर नीचे उतर आया। ओल्ड एज होम वापस ही था। अमर हताश और निराश चलते हुए आया। उसके कानों में बेटों के नफरत भरे लफ्ज गूंज रहे थे। गेट के अंदर आते हुए कुछ ही दूर चला था कि लड़खड़ा के गिर गया। सुमित्रा पास ही कुछ काम में लगी थी। जब उसने देखा तो दौड़कर आई और अमर को सहारा देकर उठाते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना अमर? हाँ, अमर ने हाँफते हुए कहा। सुमित्रा ने उसे बरामदे में बिठाया और उसका सामान लाकर रखा। शांति की तस्वीर उठाई, उसका शीशा टूट चुका था। तस्वीर लेकर वह अमर के पास आई और कहा, ये तस्वीर? तो अमर ने फोटो पर लगी धूल साफ करते हुए कहा, ये तस्वीर मेरी पत्नी शांति की है। कुछ साल पहले उसका देहांत हो गया। ये सुनकर सुमिता को एक अजीब सी पीड़ा का एहसास हुआ और उसने कहा,
कल तुम्हारे जाने के बाद मुझे लगा कि तुम खुश नसीब हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हें लेने आए हैं, लेकिन आज तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा नहीं लग रहा। तुम भले खुश नसीब ना हो, लेकिन वो बच्चे सच में बदनसीब है, अमर, जिन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। अमर ने सुमित्रा के चेहरे की ओर देखा, जो दुख और पीड़ा से भर उठा था। आज भी सुम्मी की आंखों में उसके लिए अपनापन था। अमर की आंखों से आंसू बहकर शांति की तस्वीर पर आ गिरे। अमर को उदास दे बैठा देखकर सुमित्रा कुछ ही दूरी पर बैठ गई और कहा, तुम ऐसे तो ना थे अमर, हमेशा हंसते मुस्कुराने वाले, जिंदा दिल की बातें करने वाले आदमी थे, फिर आज बच्चों के सामने इतने कमजोर क्यों पड़ गए? सुम्मी की बातों से अपने लिए परवाह देखकर अमर ने अपनी आंखों का गिल्लापन साफ किया और कहने लगा, सालों पहले तुम्हारी शादी की बात सुनकर मैं पहली बार कमजोर पड़ चुका था सुमी। उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस वक्त मैं इतना सक्षम था कि तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सकता था, लेकिन तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारे पिता का अपमान हो, उन्हें किसी के सामने सर झुकाना पड़े। तुम्हारा आखिरी फैसला सर आंखों पर था और मैं हमेशा हमेशा के लिए चला गया। कुछ वक्त के बाद अपने ही दूर के रिश्ते में एक लड़की से मेरा रिश्ता तय हो गया। शांति नाम था उसका। उसने मुझे पसंद कर लिया। मैं उस वक्त टूट चुका था, इसलिए मेरी पसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसे ही अपनी किस्मत मान लिया। शादी के बाद शांति मेरे घर में रहने लगी। मैं हर वक्त उससे कटा कटा सा रहता था, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। और फिर मुझे एहसास हुआ कि अपने टूटे मन के चलते मैं उस भली औरत की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा हूँ। मैंने उसे अपना लिया और अपना पति धर्म निभाने लगा। तुम हमेशा मेरे मन में रही, क्योंकि हमारा रिश्ता अपवित्र नहीं था। मैंने शांति को तुम्हारे बारे में बताया तो वह तुमसे मिलने की जिद करने लगे, लेकिन तुम कहाँ थी मैं नहीं जानता था। वक्त सभी जख्म भर देता है सुमी। धीरे धीरे मैं अपनी गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो गया। माँ के खत्म होने के बाद गांव से हमेशा के लिए शहर आ गया। यहाँ मेहनत से अपना घर बनाया, जिसमें मैं, शांति और मेरे दोनों बच्चे खुशी खुशी जिंदगी जी रहे थे। वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े होने लगे। अच्छी लड़कियां देकर उनका रिश्ता तय किया। शादी के कुछ सालों के बाद ही मुझे दादा बनने का सुख प्राप्त हुआ। उस वक्त मुझे लगा जैसे मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूँ। लेकिन ज्यादा खुशियों को भी हम इंसानों की नजर लग जाती है। एक बीमारी के चलते शांति का देहांत हो गया। बच्चों में झगड़े ना हो, इसके लिए मैंने उनके बीच बंटवारा कर दिया, पर मैं भूल गया था ये बंटवारा जमीन और पैसे का नहीं, बल्कि मेरा था। कुछ महीने बड़े बेटे के घर में तो कुछ महीने छोटे बेटे के घर में रहने लगा। धीरे धीरे मेरा अस्तित्व खत्म होने लगा। बेटे और बहुओं ने असली रंग दिखाने लगे। जलील करना, ताने देना, मुझे बार बार ये एहसास दिलाना कि मैं उन सब पर बोझ बन चुका हूँ, मुझे अंदर ही अंदर काटने लगा था। मैं उनके साथ होकर भी नहीं था, सब छूट चुका था। दोस्त, घर, मेरे अपने, जो सिर्फ कहने को अपने थे। जब सह नहीं पाया तो उन दोनों के घर को छोड़कर मैं यहाँ चला आया। यहाँ आकर अपनों के किए बुरे बर्ताव को भूलने की कोशिश करने लगा, पर जब तुम्हें देखा तो मन फिर पीड़ा से भर गया। तुम्हें यहाँ इस तरह देखकर, इस हालत में देखूंगा, मैंने कभी नहीं सोचा था सुमी। उस शाम जाने से पहले तुमने कहा था कि तुम हमेशा खुश रहोगी, लेकिन अगर सच में तुम खुश थी तो फिर यहाँ कैसे? अपनी बात खत्म कर अमर सुमी की ओर देखने लगा। अमर की कहानी सुन सुमित्रा की आंखों में आंसू थे, जिन्हें देखकर अमर ने कहा, समझ गया, तुम्हारे साथ भी बेटे और बहुओं ने ऐसा ही किया होगा। ये आजकल की लड़कियां समझती क्यों नहीं है? जितना प्यार अपने माँ पिता से करती है, उतना सास ससुर से क्यों नहीं? बुजुर्गों के वृद्धाश्रम होने की सबसे बड़ी वजह ये बहुएं ही हैं सुमी, वरना कोई भी बेटा अपनी बहू, अपनी माँ को वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा। उनकी बातों से गुस्सा साफ झलक रहा था। सुमी को चुप देखकर आगे कहने लगे, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि बेटों से अच्छा काश मुझे एक बेटी होती, तो आज सुख दुख में मेरे साथ होती। अगर इस बात पर सुमी का दिल पीड़ा से भर गया और उसने कहा, नहीं अमर, सब बेटियां ऐसी नहीं होती। सुम्मी बेटियों के बारे में ऐसा क्यों कह रही थी? आखिर सुम्मी का पूरा अतीत क्या है और अमर और सुम्मी का भविष्य क्या होगा? क्या कभी ये दोनों शादी के बंधन में बंधकर एक हो पाएंगे? ये जानने के लिए कहानी का दूसरा पार्ट जरूर देखना।